हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल। मींस जब भी हम असेसमेंट लेते हैं तो असेसमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास। कोई असाइनमेंट भी हो सकता है, कोई टेस्ट भी हो सकता है, ऐसे और वैराइटीज़ ऑफ टूल्स हैं। तो वो जो टूल है, चाहे हम मान लो कि टेस्ट के थ्रू ही बच्चे को जज करने वाले हैं या उसकी प्रोग्रेस को देखने वाले हैं, तो उसके अंदर, उस टूल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसकी बात हम करेंगे। तो वो जो भी आप पेपर बना रहे हो, टेस्ट बना रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो या कोई और टूल यूज़ कर रहे हो, तो वो 12 बातें हम देखेंगे कि उसके अंदर होनी चाहिए। जिसमें फ़र्स्ट है हमारे पास रिलायबिलिटी। मींस कि जो टेस्ट है वो रिलायबल होना चाहिए। जो भी असेसमेंट टूल है, मींस उसमें क्या होना चाहिए, रिलायबल मींस है कि वो एक्यूरेसी को और कंसिस्टेंसी को दर्शाए। कि जैसे कि अगर आपने कोई टेस्ट लिया है तो ऐसे नहीं कि अभी उसमें मार्क्स कुछ और आ रहे हैं, कुछ 10 मिनट्स के बाद आपने कैलकुलेट किया तो कुछ और दिखा रहा है, फिर आपने आधे घंटे के बाद देखा तो कुछ और दिखा रहा है। मीन्स आप उसको कितनी बारी भी चेक कर लो, उस टूल के थ्रू आप कितनी बार भी चेक कर लो, जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, मीन्स आपने उसको इस तरह से डिज़ाइन करना है, रिलायबल हो वो, कि आप में कुछ मिस्टेक्स नहीं हो। ओके, आप कितनी बारी भी चेक कर लो ओवर द टाइम, बार बार उसकी जो कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी की डिग्री है वो क्या हो, हमेशा मेंटेन रहे। इससे क्या होगा, इसमें जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बेस होता है, रिलायबिलिटी का मतलब ये भी है, और इसमें सब्जेक्टिविटी कम होगी, ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब फैक्ट्स बेस ज़्यादा होगा। पर्सनल किसी की इंटरप्रिटेशन या पर्सनल उसके व्यूज़ उसके अंदर कम होंगे। लेकिन जितना वो फैक्चुअल होगा, मतलब फैक्ट बेस होगा, उतना वो रिलायबल होता है। मीन्स उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है। इफ़ स्टूडेंट परफॉर्म द सेम टास्क एवरी टाइम, मीन्स कि अगर वो टास्क जो है, मान लो सेम टास्क है, अगर उसने बार बार परफॉर्म किया है तो उसमें जो रिलायबिलिटी होनी चाहिए। जो असाइनमेंट है वो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो रिलायबल है। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है परफॉर्मेंस के अंदर, कि कभी तो जी 100 आ गए और कभी जी बिल्कुल 20 आ गए, तो वो जो एक फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टेस्ट के अंदर भी गड़बड़ हो सकती है, कि वो रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडिटी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी नीडेड फॉर द इवेल्युएशन। तो सबसे पहले इसके अंदर एबल टू मेजर वट इट इज़ इंटेंड टू मेजर, मतलब जिसके लिए इसको बनाया गया है, जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली, जैसे कई बार हम बच्चे की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए करते हैं, कभी कभी हम कुछ डायग्नोज करने के लिए करते हैं, या कभी कभी हम सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के ऊपर टेस्ट बना रहे हैं या साइंस के ऊपर टेस्ट बना रहे हैं। हमारा एक मोटिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जब भी हम टेस्ट लेते हैं। तो वो किस पर्पज़ के लिए उसको बनाया गया है, सबसे पहले तो वो उसको कंप्लीट करता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लेके टेस्ट तो है जो आप मैथमेटिक्स का बना रहे हो, लेकिन उसमें पूछ रहे हो फिजिकल एजुकेशन के बारे में। आप फिजिकल एजुकेशन का बना रहे हो लेकिन उसमें आप पूछ रहे हो साइंस के क्वेश्चंस। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस अगर आप चेक करना चाहते हो, आईक्यू चेक करना चाहिए, तो उस तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे। तो उसकी बात करें कि वैलिड क्वेश्चंस हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया कहीं से। तो फील दी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करता हो, तब हम उसको वैलिड मानेंगे। ऐसा नहीं है कि नो टेस्ट पोजेज ऑल पर्पस ऑफ वैलिडिटी। अब वैलिडिटी के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक टेस्ट जो है वो सारे पर्पस को कंप्लीट करे। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम हमेशा जो है टेस्ट बनाते हैं। फिर जो हमारे पास, इफ़ द असेसमेंट जो है इज़ फॉर द साइंस सब्जेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे, तो वैलिड क्वेश्चन जो होने चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन उसके अंदर हो सकते हैं, जो कि साइंटिफिक नॉलेज और एटीट्यूड को हम उससे मेजर कर सकें, ना कि हम किसी और चीज़ को मेजर करें। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है फैक्चुअल बेस्ड चीज़ों को देख रहे हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब हम उसमें पर्सनल अपना कोई बायस बच्चे के अंदर ढूंढ रहे हैं, कि ये बच्चा अच्छा है तो इसको मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा, ये बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो इसको कम मार्क्स दूंगा। तो इस तरह से हम पर्सनल जजमेंट नहीं करते हैं ऑब्जेक्टिविटी के अंदर, और ना ही हम बच्चे को बायस होकर स्कोर करते हैं, मतलब कम ज़्यादा करते हैं उसकी स्कोरिंग में। जो जितने मार्क्स का है उसी के बेस पर, उसने जो लिखा है उसके बेस पर आप एक्यूरेट जो है उसको मार्क्स देते हो। एबिलिटी टू मेंटेन द रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, कि हम रियल जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर बेस रहें, लेकिन अपना खुद का पर्सनल उसमें इंटरप्रिटेशन हम नहीं डालें। ऑब्जेक्टिविटी इज़ अ प्री रिक्विजिट ऑफ द रिलायबिलिटी। कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, पूर्ण रूप से आवश्यक है। जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं उसमें कहते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी ही है, उसके बाद बाकी सब एक्यूरेसी की बात करेंगे। क्योंकि एक्यूरेट टूल्स आपने सब यूज़ किए हैं, लेकिन जो चेक करने वाला है वही पर्सन जजमेंट है या बायस कर रहा है, तो फिर उस एक्यूरेसी का भी क्या फ़ायदा। तो इसलिए कहते हैं कि ये सबसे पहले ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर बाकी सारे अदर जो टूल्स हैं वो है हमारे पास।
फिर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ टेस्ट में बी इंक्रीज बाय प्रिपेयरिंग अ मार्क स्कीम और मार्किंग स्कीम और स्कोरिंग की, ठीक है। पहले से ही मार्किंग स्कीम जो है और पहले से ही जो सारा डिज़ाइन होता है एक पेपर वो हो जाना चाहिए, ताकि उसमें जो टीचर है वो पर्सनल उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सके। और इसके अलावा हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि 2 एग्जामिनर्स होने चाहिए ताकि बायस होने के चांसेस कम हो। 2 एग्जामिनर्स मिलकर जो है एक एग्ज़ाम को चेक करें या एवरेज उस एग्ज़ाम की निकालें। बस एडिक्वेसी इसमें है कि हमारे पास 2 चीज़ों की बात है। अगर आप टेस्ट बना रहे हैं या असाइनमेंट बना रहे हैं तो वो हमारे पास सफिशिएंट और सूटेबल होना चाहिए। सेकंड, जो उसकी चेकिंग के लिए आपको टूल्स चाहिए या फिर आपको कोई भी टेक्निक का यूज़ करना है वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। मीन्स कि एक तरह से रिसोर्सेज भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा के अंदर हों, ठीक है, इसलिए सूटेबल भी हों और सफिशिएंट हों, तब हम उसका एक्यूरेट वे से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कि इसमें इंक्लूड किया गया कि जो भी आप टेस्ट बना रहे हो, गुड टेस्ट के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए बनाते वक्त, और जो कंटेंट मैटर आप उसके अंदर डाल रहे हो वो भी जो है क्लियर होना चाहिए। फिर है हमारे पास, तभी हम एक अच्छा जो पर्याप्त जो उसके अंदर होना चाहिए एक टेस्ट के अंदर उसको हम बना पाएंगे। फिर मेजरमेंट जो टूल्स है उसकी बात की गई है वो सूटेबल होने चाहिए, और जो इवेल्युएटर है वो भी क्या होना चाहिए, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड, जो वही चीज़ कि वो बायस नहीं हो, उसका जो पर्पस है वो भी टेस्ट को चेक करने का वो क्लियर हो। बस डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कि एक जो हमारे पास असाइनमेंट टूल होता है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, कि ऑब्वियसली हमको पता लगाना होता है कि कितने बच्चे जो है क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने बच्चे जो है वो एवरेज हैं, कितने बच्चे जो है वो डाउन जा रहे हैं। तो ये हमें जो गुड असाइनमेंट जो है वो हमको पता लगा के देती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है कि डिस्क्रिमिनेट करना, कि अगर कुछ, और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि अगर उसके बाद टूल के चेक करने के बाद कोई चीज़ हमको ऐसा लगता है कि ख़राब है, जो कि हमें अपने एग्जामिनेशन सिस्टम से या फिर हमारे स्कूल जो हमारी क्लास है उससे हमें बाहर निकाल देनी चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है या बच्चों का लॉस हो रहा है, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और गुड आइटम्स को उनको हम रख सकते हैं। ऐसे ही गुड टूल जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है कि कौन से बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, कौन सा लो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से हाई परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। रिसोर्सेज में भी कर सकते हैं, बच्चों में भी कर सकते हैं। और टूल के थ्रू, असाइनमेंट टूल के थ्रू, जो एक अच्छा असाइनमेंट टूल होता है कि वो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटीज़ के बारे में भी, कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है। एक तो कौन से बच्चे अच्छे हैं, फिर उसमें एवरेज है तो एवरेज वाले किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, वो भी हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। फिर जो है इसमें कि अगर हम मार्क्स जो है किसको कितने देने हैं, अब इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कोई अच्छा लिख रहा है तो उसको कितने मार्क्स देने हैं, कोई कम लिख रहा है तो उसको कितने मार्क्स देने हैं, तो वो भी हम इसमें डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड डेविएशन हो स्कोर का उसके बेस पे। अब हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिवनेस के अंदर हम क्या करते हैं कि ओवरऑल एस्पेक्ट की बात करें कि जितनी भी क्वालिटीज़ अब हम स्टडी कर रहे हैं कि एक टूल के अंदर होनी चाहिए, तो सारी जो चीज़ें हैं वो हमको मिलें, ताकि हम उसके अंदर जो उसके बच्चे को जो इजी लगता है उससे उसके लिए सूटेबल है वो भी उसको अपने एग्ज़ाम के अंदर मिले, थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल भी मिले, ताकि हम बच्चे का चेक करें कि एबिलिटी कितनी है, रिलायबल भी हो। ऐसी जो भी क्वालिटीज़ हमने स्टडी करी है अभी तक वो सारी जो है इसके अंदर होनी चाहिए। एक गुड टूल जो है वो सारे पॉइंट्स को कवर करता है और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस होता है। फिर हमारे पास बैलेंस किस चीज़ का, कि मान लो कि आप इंटेलिजेंस चेक करने के लिए टेस्ट ले रहे हो, तो इंटेलिजेंस में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बच्चे की रीजनिंग कैसी है, उसकी मेमोरी कैसी है, उसका लेके सोचने का एक पर्टिकुलर तरीका जो है साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल है, किस वे से वो उस चीज़ के ऊपर सोचता है। तो एक एस्पेक्ट के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास चीज़ें होती है देखने के लिए, तो उस सारी चीज़ों को देखें कि आपने क्वेश्चन पेपर बना दिया तो सारी क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग के ऊपर ही नहीं हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास अलग टाइप के भी होने चाहिए जो दूसरे एस्पेक्ट को कवर करे, दूसरी विशेषता को चेक करने के लिए हो उसी एस्पेक्ट के। मीन्स एक ही जो टेस्ट है इंटेलिजेंस में भी डिफरेंट जो हमारे पास ट्रेट्स हैं उनको चेक करने में वो हेल्प करे। तो इस तरह से ऑल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट का बैलेंस हो एक एग्ज़ाम के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिसेबिलिटी। इसके अंदर है कि प्रैक्टिकली चीज़ों को कितना वो फिजिबल है, कि आपने सोच तो लिया, मान लो कि हमने एल्गोरिथम बना लिया जी हम पेपर में ये डालेंगे ऐसा होगा, टूल लेके ऐसा होगा, लेकिन वो फिजिबल भी होना चाहिए। मीन्स प्रैक्टिकली हम उसको लेकर भी आ सकें, क्योंकि हमें टाइम भी देखना होता है, एफर्ट्स, नंबर ऑफ जो पर्सनल फाइनेंस है उसको भी देखना होता है। तो ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें कंसर्न करने की है वो किसके ऊपर होती है, जो टेस्ट को प्लान कर रहा है, जो प्लानर है उसके ऊपर होती है। तो हमें हमेशा ऐसी चीज़ें सोचनी चाहिए या ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए जो कि फिजिबल भी हो, प्रैक्टिकल पॉसिबल भी हो। स्टैंडर्डाइजेशन, इसके अंदर हम क्वेश्चन है जो भी हम बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उसके अंदर जो आप बच्चों को मार्क्स अलॉट कर रहे हैं कि 2 मार्क्स है, तो सभी
पेपर के अंदर वो 2 मार्क्स का होना चाहिए, 4 मार्क्स का है तो सभी बच्चों के लिए 4 मार्क्स का होना चाहिए। मीन्स वो जो आप सेट कर रहे हो वो इक्वली सेट करो, एक स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए कि अब पहले 4 मार्क्स के हैं, फिर 8 मार्क्स के हैं, फिर 16 मार्क्स के हैं, इस तरह से भी होना चाहिए कि एक सीरीज़ के अंदर भी हो। तो सारे जो पार्टिसिपेंट मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब जो क्वेश्चंस हैं वो सेम तरह से सेट होने चाहिए, और आंसर शुड बी ग्रेडेड यूजिंग द सेम क्राइटेरिया। कि मतलब ऐसे नहीं कि आप किसी बच्चे ने 4 लाइनें देनी है तो उसको भी उतने मार्क्स दे रहे हो, किसी ने 16 लिखी है तो उसको भी उतने दे रहे हो, तो उस वजह से आप बच्चे को मतलब मार्क्स दोगे जैसे भी आपने उसके अंदर स्टैंडर्डाइज किया है। फिर हमारे पास है ऑब्जेक्टिव टाइप बेस, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस होना चाहिए कि एम होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस जो भी हम लेके टेस्ट बना रहे हैं, टूल बना रहे हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव पे बेस होना चाहिए। हमेशा टीचर को एक ऑब्जेक्टिव पहले सोच के रखना चाहिए, उसी के ऊपर ही फिर उसकी इवैल्यूएशन भी उसी बेस पे होनी चाहिए, ठीक है। और जो टूल आप यूज़ कर रहे हो वो भी उसी बेस पे होने चाहिए, ठीक है। पेपर बनाना भी उसी बेस पे, इवैल्यूएट भी उसी, जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं वो भी उसी ऑब्जेक्टिव के बेस पर हो। फिर है हमारे पास यूटिलिटी, जो भी हमने टेस्ट बनाया है उसका जो पर्पज़ है वो यूजेबल हो, ठीक है। एक है कि पर्पस रखना गुड बात है, लेकिन वो पर्पस जो है वो यूजेबल भी हो, उसकी कोई यूटिलिटी भी हो, आगे जाके बच्चे के वो काम भी आए। ऐसे नहीं कि टीचर ने कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लिया कि मैं सिर्फ समझो कि मार्क्स चेक कर लेगी बच्चा कौन सा इंटेलिजेंट है, ये ऑब्जेक्टिव रख लिया कि इंटेलिजेंट बच्चा क्लास में सबसे कौन है इसलिए टेस्ट लेना, नहीं, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन और सारी चीज़ें कि एवरेज बच्चे को भी ऊपर लेकर आना है, एवरेज बच्चे चेक करने हैं कि उनको मुझे कैसे सुधारना है, या फिर बच्चों के कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, किस बच्चे की क्या क्या पोटेंशियल है, वो चेक करने के लिए ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव हो जो कि आगे यूटिलाइज भी हो, ठीक है, उस बेस पे हमको करना है। फिर वी आर एबल टू जज और यूज़ द रिज़ल्ट एक्यूरेटली, तो जो आपने रिज़ल्ट निकाला है वो आगे आप यूज़ कर सको, चाहे आप मतलब बच्चे की फ़ाइल में लगाने के लिए पेरेंट को दिखाना है तो एक यूजेबल हो रहा है ना, कि ताकि बच्चे के जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो भी आगे कहीं ना कहीं उसको पूरी लाइफ जो है उसका यूज़ होगा। फिर यूटिलिटी जो है शुड बी कंस्ट्रक्टेड वेल, बहुत अच्छे से जो है कंस्ट्रक्ट करना चाहिए टू अचीव द यूटिलिटी। जो भी आप टूल या फिर टेस्ट जो है वो बना रहे हो वो बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। फिर हमारे पास इंटरप्रिटेशन और यूज्ड ऑब्टेनिंग द डिज़ायरेबल रिजल्ट, ठीक है। कोई भी आप इंटरप्रिटेशन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल्फ की, टीचर जो है अपने सेल्फ भी कर सकती है ताकि उसको डिज़ायरेबल रिजल्ट जो है मिले। अब है हमारे पास एफिशिएंसी, जैसे पहले की हमने वैलिडिटी करी थी कि वैलिड क्वेश्चन पूछो, कि मान लो कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर बना रहे हो तो जो भी आपका पर्पस है उससे रिलेटेड, अगर साइंस का आप क्वेश्चन बना रहे हो तो साइंस से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस पूछो तो उसको वैलिड क्वेश्चंस माने जाएंगे। किसी और सब्जेक्ट के ड्राइंग के क्वेश्चन उसमें पूछ रहे हो तो वैलिड नहीं होगा, इस तरह से हमने समझा था। लेकिन अब एफिशिएंसी की यहाँ पे क्या बात है कि अगर साइंस का भी आप पूछ रहे हो साइंस के पेपर में तो वो भी ढंग के होने चाहिए। मीन्स अगर आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसमें डिफ़िकल्ट वोकेबलरी का यूज़ कर रहे हो या लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे हो, नहीं, लिमिटेड सेंटेंसेस होने चाहिए। और इस तरह से होना चाहिए कि बच्चा जो पेपर को क्लियरली समझ पाए कि उसको करना क्या है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ना हो कि बच्चा सोचता ही रह जाए कि इस वोकेबलरी का मतलब ही क्या है, इसका क्या इस वर्ड का क्या मतलब होता है, तो ऐसे वर्ड्स हमको यूज़ नहीं करने हैं, तो वो लेस एफिशिएंट होता है वो पेपर। फिर सेकंड इसके अंदर है कि टाइम भी जो है वो कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए कि बच्चा भी उतने टाइम में वो पेपर को अटैम्प्ट कर पाए और इंस्ट्रक्टर का टाइम भी वेस्ट नहीं हो। और इसके अलावा लॉन्ग, बहुत ज़्यादा आप लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस पूछ रहे हो, लंबे लंबे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, जिसमें बच्चा को लिखने का लिखता ही रहे, सोचने का टाइम ही ना मिले कि उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको लेके हमको शॉर्ट और मतलब सिंपल बनाना है ताकि ईजी से अटैम्प्ट किया जा सके। तो एफिशिएंसी के अंदर ये सारे पॉइंट्स तो इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।